करते हैं कार्बीन्स की। अगला जो इंटरमीडिएट आता है कार्बीन, इनको ढंग से पढ़िएगा और स्पेशली सबसे जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है ना आपको, कुछ आए या नहीं आए लेकिन कार्ब कैटायन जरूर आना चाहिए। क्लियर है? कार्ब कैटायन तो मस्त है, उसमें तो हर चीज आपको आनी चाहिए। क्यों? ये तो गिनी चुनी रिएक्शंस में आएगा और ये कब बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। लेकिन कार्ब कैटायन बहुत सारी रिएक्शंस में आएगा और वो अपन को परेशान कर सकता है यदि अपन रीअरेंजमेंट करना नहीं सीखे तो, ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट करना भी आना चाहिए और ये बनाना भी आना चाहिए। अब हम बात करें कार्बीन। कार्बीन क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। क्या कहा मैंने? 6 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। एक न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो ऑल आर द इलेक्ट्रोफाइल। क्या है वो? इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर जो कार्बीन्स है, कार्बीन्स क्या है? कार्बीन वो इंटरमीडिएट स्पीसीज हैं जिनमें कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? और उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है लेकिन न्यूट्रल स्पीसीज होती है। क्या होती है? न्यूट्रल स्पीसीज होती है। क्लियर? तो जैसे आपने ये लिया कार्बीन, मैं तो इस तरह से लिखते हैं अपन तो CH2 और दिस। क्लियर? तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड के हो गए, 2 बॉन्ड के, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से रहते हैं, एक तो ये एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं और एक ये 2 डिफरेंट ऑर्बिटल में रहते हैं। तो कार्बीन जो है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है आपके सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन, और एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन। बातें नहीं? सिंगलेट और ट्रिपलेट का मतलब क्या है? जब आप आगे हायर केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहां NMR, स्पेक्ट्रोस्कोपी और भी बहुत सारी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो वहां स्पेक्ट्रोस्कोपी में पीक आती हैं। अगर किसी ग्राफ में जैसे ये चल रहा है और ये एक पीक आ गई उसमें तो ये तो कहलाएगी सिंगलेट। और यदि ये पीक ऐसे आती है, 3 पीक्स आती हैं तो ये कहलाती है ट्रिपलेट। तो ये पीक का नंबर कैसे निकालते हैं? वहां पर निकालते हैं, पीक्स होती है n+1 के नाम से। यहाँ पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 1 जुड़ता है। क्लियर है? तो यहाँ सिंगलेट है मतलब एक ही पीक है और एक ही पीक है मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। n बराबर 0 हो गया ना भाई, यही तो एक आएगा। तो यहाँ पर सिंगलेट है मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड है तो पेयर्ड का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे। भाई पेयर्ड तो तभी हो सकते हैं जब एक में ही हो। तो ये ऐसे होगी इसकी ज्योमेट्री, H और दिस ये। तो यहाँ ये जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिड होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? ये डायामैग्नेटिक होगा। एनी कंफ्यूजन? फिर अपन बात करें ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट का मतलब यहाँ पर 3 पीक्स आएंगी, ट्रिपलेट मतलब 3 पीक्स। तो 3 पीक्स से तो यहाँ पर 3 पीक आएंगी तो यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, और n की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है यहाँ पर? ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका वो sp होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो आ नहीं सकते इस जगह पर, तो क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल होता तो पेयर्ड ही आते। क्लियर है? अब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका sp होता है और ये ज्योमेट्री ऐसी होती है इसकी लीनियर। और इसमें यहाँ पे जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये प्योर p में होते हैं। किसमें होते हैं? प्योर p में। तो ये यहाँ पर प्योर p ऑर्बिटल है और ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिड होता है और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर होती है। क्लियर? और यहाँ पर क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा? ये पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कार्बीन जो है
वो दो टाइप के हैं, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन में जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट और पेयर्ड है, तो ये कहलाता है आपके सिंगलेट कार्बन। इसमें हाइब्रिडेशन sp2 है और ये डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। ट्रिपलेट कार्बीन मतलब यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो दो हैं, और दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे। अनपेड ही तभी होंगे जब अलग अलग में होंगे, तो ये दो अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे, तो ये कहलाएगा आपके ट्रिपलेट कार्बन। और यहाँ पर हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp होता है और ये पैरा मैग्नेटिक नेचर का होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों तो आपने देख लिया। अब कार्बीन कहाँ बनता है? आपके कार्बीन मोस्टली नाइट्रोजन वाली रिएक्शंस में बनेंगे, और उन रिएक्शंस में बनते हैं जिनमें क्लोरोफॉर्म यूज होता है। जनरली क्लोरोफॉर्म या डाइएजोमीथेन यूज होता है, या तो ये यूज हो CHCl3 इन एल्काइली मीडियम, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ OH, या आपके डाइएजोमीथेन यूज हो CH2 और N डबल बॉन्ड N, ये डाइएजोमीथेन यूज हो। क्लियर है? इनमें बनता है कार्बीन दोनों रिएक्शंस में। और हमारे जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आएंगी वो क्लोरोफॉर्म की आएंगी, जैसे राइमर-टीमान रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? राइमर-टीमान है, उसमें आपके कार्बीन बनता है। तो कैसे बनता है कार्बीन वो देखिएगा। जैसे हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया HCCl Cl और Cl, क्लियर, और ये ले लिया हमने एल्काइली मीडियम। एल्काइली का मतलब बेस ले लिया। अब जब बेस आएगा तो बेस किससे रिएक्शन करेगा? बेस रिएक्शन करेगा एसिड से, और बेस को क्या चाहिए? H+ चाहिए। जो ये रहा, ये बेस इस H+ पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। भाई H+ अभी बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर देखो ये तो वाटर निकल गया -H2O, और यहाँ क्या बन गया? CCl Cl और Cl, और ये दो इलेक्ट्रॉन थे आपके यहाँ पर, एक और एक दो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए। क्लियर? और इस कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन किसका था? हाइड्रोजन का। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ना इस कार्बन के पास, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले जाए, मतलब यहाँ से जो है वो Cl- निकल जाए। तो Cl- निकलेगा तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है और इसको भी ले जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी गया ना। और जब कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन कमी आएगी तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज खत्म, और नेगेटिव चार्ज खत्म तो क्या बचा यहाँ पर? C और Cl2। इसे कहते हैं अपन डाई क्लोरो कार्बीन। क्लियर? तो जिन भी रिएक्शन में ये यूज होगा, जिसका नाम है एल्काइली क्लोरोफॉर्म। एल्काइली क्लोरोफॉर्म का मतलब है क्लोरोफॉर्म इन एल्काइली मीडियम, KOH NaOH, किसी भी मीडियम में आप अगर एल्काइली मीडियम है उसमें आपने क्लोरोफॉर्म लिया, तो उस रिएक्शन में कार्बीन जो बनेगा वो डाई क्लोरो वाला बनेगा। हाइड्रोजन के प्लेस पर डाई क्लोरो आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये है आपके कार्बीन। आपने डाइएजोमीथेन वाले में लिया CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर जो है माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये यहाँ देगा इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ देगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे ना भाई, यहाँ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पे। तो एक इलेक्ट्रॉन तो खुद कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए CH2 और N, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना भाई, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और N पे पहले नेगेटिव था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे नेगेटिव तो खत्म हो गया, और यहाँ पे केवल एक लॉन पेयर रह गया। ये दो लॉन पेयर थे ना भाई, एक तो नेगेटिव वाला लॉन पेयर और एक सिंपल लॉन पेयर। तो नेगेटिव का लॉन पेयर तो इस बॉन्ड पे आ गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया है, और इस नाइट्रोजन का प्लस जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि पहले ही 4 बॉन्ड थे, अब भी 4 ही बॉन्ड है। लेकिन इस कार्बन से क्या आएगा? माइनस। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके ये नाइट्रोजन निकल जाएगा, और जब ये लेगा तो एक तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन था ही, एक एक्स्ट्रा आएगा तो माइनस आएगा। ऑलरेडी इसमें प्लस है, प्लस और माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो ये तो यहाँ से निकल गई N2 गैस। क्या निकल गई? N2 गैस। और यहाँ पे ये बन गया आपके दो इलेक्ट्रॉन रह गए और CH2। इसे कहते हैं अपन
कार्बिन। कोई कंफ्यूजन? ये है कार्बिन। तो एक तो इस रिएक्शन में बनेगा और एक इस रिएक्शन में बनेगा। तो ये फिक्स है कि भाई क्लोरोफॉर्म जिन जिन रिएक्शन में यूज हो रही है, जैसे कार्बिल-एमीन टेस्ट में भी यूज होती है, जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके चैप्टर नंबर 13 में। क्लोरोफॉर्म से आप राइमर-टीमान रिएक्शन में यूज करोगे, तो चैप्टर नंबर 11 में भी है, चैप्टर नंबर 12 में भी है, चैप्टर नंबर 13 में भी है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में यूज होगा, 4-5 नेम रिएक्शंस में यूज होगा। और आपको सबसे ज्यादा परेशान नेम रिएक्शन ही करेंगी। और जब आप नेम रिएक्शन को पढ़ें तो आप नाम से नहीं पढ़े, आप कंसेप्ट से पढ़ें तो बहुत जल्दी समझेंगे हम। नाम तो केवल याद रख ले, रिएक्शन में ये कंसेप्ट चलता है बस, तो बहुत इजीली आएंगी वो चीज। क्लियर है यहाँ पे? तो ये है आपका, जहां पर भी एल्काइली क्लोरोफॉर्म आएगा या ये डाईएजो मीथेन आएगा, उन सब में कार्बिन फ्री रेडिकल बनेगा, सॉरी कार्बिन इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये कैसे वर्क करता है वो आगे की बात है, वो तो अपन बाद में देखेंगे रिएक्शन में कैसे यूज होगा। अपन को तो अभी तो केवल इंटरमीडिएट पहचानना है कौन सा था। क्लियर? चलिए, नाइट्रीन। अब देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म इसलिए पढ़ाते हैं ताकि रिएक्शन को समझना आसान हो जाए। और जो इस चीज को नहीं पढ़ता डायरेक्ट है, बहुत से टीचर्स है ना, वो डायरेक्ट बिना रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ाए रिएक्शन चालू कर देते हैं। तो रिएक्शन जो सिंपल वाली है उनको रट तो सकते हो, लेकिन समझ नहीं सकते क्या हो रहा है। उससे बोलो ना ये कैसे बन रहा है, तू बस यो आएगा वो देख ले, है ना। जबकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। नाइट्रीन क्या है? नाइट्रीन एक नाइट्रोजन का जो न्यूट्रल नाइट्रोजन है, जिसमें 2 लॉन पेयर होते हैं, ये नाइट्रीन है। बस इतनी सी स्पेसीज है नाइट्रीन। क्लियर? तो ये नाइट्रीन है। नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ऐसे ये एल्किल नाइट्रीन हो गया, ठीक है ना। ये बहुत सारे रिएक्शंस में बनेगा। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। क्या कहा मैंने? ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इनकम्प्लीट है। क्लियर? और ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन इनकम्प्लीट है, देन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो न्यूक्लियोफाइल है। इसमें सिर्फ तो 2 ही टाइप की, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? एक आता है बेंजाइन। बेंजाइन में क्या होता है कि यहाँ ये बेंजीन रिंग है, इस रिंग में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं बेंजाइन। अब यहाँ जो क्वेश्चन आया था IIT JEE 2012 में पूछा था शायद एक क्वेश्चन कि भाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजाइन इज, बेंजाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो उसमें पहला ऑप्शन था कि भाई 4 का तो sp2 है और 2 कार्बन का sp है, जबकि ये आंसर नहीं है। यहाँ जितने भी कार्बन है, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिड, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिड। और sp2 हाइब्रिड है सर, आप कहोगे नहीं, या तो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है मेरे को, ये तो sp3 होने चाहिए थे दोनों कार्बन, लेकिन ये sp3 नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनमें ऐसे ओवरलैपिंग होती है जो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। अगर sp2 होता, sp होता तो एक ही लाइन में होते, लेकिन ये क्या होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, जिसके कारण ये कौन सा हाइब्रिड होता है, sp2। तो इनको गिनते ही नहीं है ऑर्बिटल, वो केवल इस बॉन्ड को। क्लियर है? इसलिए सारे कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिड होते हैं। ये ढंग से रखना है, ये वो गुगली वाला क्वेश्चन है, कितने होंगे, क्योंकि अच्छे से अच्छा इसमें sp बताएगा, और वो बिड़ भी लेगा आपसे कि नहीं sp होता है, देख ट्रिपल बॉन्ड है, तेरे मास्टर ने नहीं पढ़ाया ढंग से, ये बात समझ में। तो वो आता है आपके sp-Ip। क्लियर? ये खत्म होते हैं आपके सारे के सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट। कोई कंफ्यूजन? इसमें तो बस यही क्वेश्चन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ये गलती मत कर बैठना कि सर 4 तो sp2 हाइब्रिड हो गए ये, और ये 2 sp हो, तो ये भी sp2 हाइब्रिड ही है। तो यहाँ जो ये ऑर्बिटल होता है प्योर p वाला, ये क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन होता है। क्या होता है? आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है? चलिए, अब आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट तो कंप्लीट हो गए हैं। आपने कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल,
कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन सब कंप्लीट हो गए। इसमें से आपको स्पेशली कार्ब कैटायन को ढंग से पढ़ना है, जिसमें कार्ब कैटायन, उसकी स्टेबिलिटी, रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? मैंने आपको एक वीडियो हिंदी मीडियम का भी डाला हुआ है, वो हिंदी मीडियम का वीडियो इसलिए डाला हुआ है क्योंकि उसमें रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन का पूरा एक परफेक्ट वीडियो बनाया था मैंने। आपके टाइम पे वो वीडियो आधा आधा हो गया था दोनों पार्ट में, इसलिए वो स्पेशली एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ द रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं अपन? टाइप ऑफ द रिएक्शन। और ये रिएक्शन के टाइप पर एक ही चैप्टर है आपके 12th क्लास में, एक टाइप और एक चैप्टर, दूसरा टाइप और दूसरा चैप्टर। क्लियर है? तो इन रिएक्शन को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि भाई हमें यही प्रोडक्ट बनाना है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है सर आप कैसे पहचानोगे कि इस रिएक्शन में क्या बनाना है, कैसे देना है, कौन से टाइप की रिएक्शन है, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, अटैकिंग स्पीसीज कौन है, इंटरमीडिएट कौन है, और हम कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सा माइनर बनाएंगे, वो सारा अपन अब इसमें पढ़े। क्लियर है? तो रिएक्शंस जो होती हैं वो जनरली 4 टाइप्स की होती हैं। पहली तो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर? सेकेंड टाइप होता है एडिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप होता है, एडिशन आएगा तो फिर एलिमिनेशन भी आएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। और फोर्थ टाइप होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और रीअरेंजमेंट रिएक्शन की आपने कुछ झलक तो कार्ब कैटायन के रीअरेंजमेंट में देख ली होगी कि रीअरेंजमेंट हमें कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। क्लियर? तो ये होते हैं आपके रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम 3 टाइप की पढ़ेंगे आज। पहला तो पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं एसएन रिएक्शन, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन। दूसरा आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको हम कहते हैं ईएसआर रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर? ये रिएक्शन स्पेशली हाइड्रोकार्बन में एल्केन के द्वारा दी जाती है। क्लियर? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अपन 3 टाइप पढ़ेंगे। पहला SN1, दूसरा SN2 और तीसरा SNI। क्लियर? ये पूरा जो है ये पहला चैप्टर है आपके एलो एल्केन वाला 12th क्लास में कंप्लीट, जिसमें आपको यही पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको सब चैप्टरों में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर भी बेंजीन रिंग आएगी उस बेंजीन रिंग की रिएक्शन ये वाली। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ESR ही होती है, फिर रेडिकल होती है। तो इसमें मेन ये पढ़ना है। तो आपको ये तीनों रिएक्शन जो हैं फर्स्ट चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर देती है। फर्स्ट चैप्टर ये पढ़ते ही लगभग पूरा कंप्लीट सा हो जाता है। एडिशन रिएक्शन की बात करें तो एडिशन रिएक्शन 2 टाइप का होता है। एक तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरा हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक तो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर? फिर आता है एलिमिनेशन, जो इसका जस्ट उल्टा होगा। क्लियर है? एडिशन रिएक्शन जनरली एल्कीन्स, एल्काइंस, हाइड्रोकार्बन में 2 हो गए, एल्कीन और एल्काइन। और फिर यहाँ पर बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
ये आपका चैप्टर नंबर 12 पूरा ये रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन, ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना भाई। फिर आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन आता है आपके E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन और E1 CB एलिमिनेशन। क्लियर? 1 जो है आपके 1 2 ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे आपने लिया SN2 SN1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकंड ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस है और रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट होती है। तो ये पूरे पढ़ने हैं अपन को। तो ये तो पूरा जो पहला टाइप का मेन तो ये वाला, फिर कुछ ये तो सब चैप्टरों में आएगा जिनमें बेंजीन रिंग आएगी, सब में आएगा। फिर रेडिकल आपके एल्केन में भी है और यहाँ पर भी। एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं? जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है। कौन होता है? मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे C डबल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गया। तो ये देते हैं आपके क्या? एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड का तो अपन पूरा एक चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला, तो अपन इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर? और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये देखते हैं, दो एल्कीन और एल्काइंस और एल्काडाइंस, मतलब जिनमें डबल बॉन्ड्स है। एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो आपके इस चैप्टर में भी आएंगे, 11 वाले में, 12 वाले में भी आएंगी और 13 वाले में भी आएंगी, सब में ही आएंगी, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा पहले चैप्टर में आ जाएंगे आपकी। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है वो टोटल 4 टाइप्स की होती है। अब आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर आपने अब तक जो पढ़ा वो पूरा याद है तो आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, आपके इंटरमीडिएट, बॉन्ड क्लेवेज, एसिडिटी, बेसिटी, वो एक चैप्टर से ही कंप्लीट हो गया आपके। उसकी तो मैं आपको एक शीट भी भेज देता हूँ ताकि वो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। जीओसी में एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका, अब ये रिएक्शन का स्पेशल पोजीशन चालू होगा। तो आप यहाँ देखिएगा, रिएक्शन जो है वो अपन ने 4 टाइप्स में बांटी। पहला तो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन कैसे? जैसे अभी पढ़ लेंगे वो तो, A और B है, अब यहाँ पे C की रिएक्शन कराए तो ये AC बना दे और B को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल द्वारा होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल द्वारा होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल के द्वारा होता है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फिर आता है आपके एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो है इनमें क्या होता है? एडिशन होता है, मतलब एक बॉन्ड टूटता है और 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 1 बॉन्ड ब्रेक एंड 2 बॉन्ड फॉर्म, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल मॉलिक्यूल, वो कहलाता है एडिशन। क्लियर है? तो ये 2 टाइप का, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। ये अपन पढ़ेंगे किसको इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे, किसको न्यूक्लियोफिलिक कहेंगे। तो एडिशन तो एक ही रिएक्शन में दोनों का ही होता है, इलेक्ट्रोफाइल का भी होगा, न्यूक्लियोफाइल का भी होगा। फिर हमने किसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा, किसको न्यूक्लियोफिलिक कहा? तो जिनमें पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, और जिनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो न्यूक्लियोफिलिक है। अब हमें पता कैसे पड़ेगा पहले कौन अटैक करेगा? तो उसका पता चलेगा कि दोनों का अटैक करा के देख लो, अटैक कराते ही आपको वहां पर इंटरमीडिएट बनेगा, और जो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है उससे पास से अपन रिएक्शन को जाएंगे। क्लियर है? एलिमिनेशन 3 टाइप से होगा और एक रीअरेंजमेंट। क्लियर? अब हम सबसे पहले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो पढ़ते। पहला रिएक्शन का टाइप ए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप चाहें तो मैं पूरा 10 नंबर चैप्टर ही पढ़ा सकते हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये आप चैप्टर नंबर 10 का एक हिस्सा मान लें कि चैप्टर नंबर 10 में भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना भाई, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्लियर है? उसमें आप पढ़ सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है सच केमिकल रिएक्शंस इन विच ए ग्रुप और एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप और एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप और एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपने ये A और B ले लिया, और A और B में से ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में से इस B को इस C के द्वारा रिप्लेस कर दें, और रिप्लेस कर दें, देन इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ B बाय C। क्या कहलाया है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ B बाय C। क्लियर? तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन यदि न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है तो ये कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल के द्वारा होता है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? और हमेशा ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को हटाएगा, और फ्री रेडिकल को हटाएगा। ये नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को भगा देगा। भाई केमिस्ट्री में केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ये नहीं कि मैं केमिस्ट्री जगह फिजिक्स पढ़ना चालू कर दूं केमिस्ट्री नंबर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रिप्लेस जो होगा वो सेम का सेम से ही होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल से होगा, इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल ही निकल रहा है। क्लियर ना? तो यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। अब इनकी आपको पीडीएफ भेज देंगे क्योंकि इसमें थोड़ी थ्योरी है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, और पहली होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अपन बात करें तो क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो देखिए। क्लियर? तो अपन ने कहा सच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन अकर्स बाय न्यूक्लियोफाइल आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है। कैसे? जैसे आपने ले लिया RH, इसको आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय द न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो अपन ने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन अकर्स बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है तो कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। किसकी है? हेलो एल्केन। क्लियर? एल्कोहल भी रहते हैं लेकिन स्पेशली हेलो एल्केन। तो चैप्टर नंबर 10 जो आपका पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें यही रिएक्शंस आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो यहाँ पर R और X मतलब हेलोजन है, X मतलब FCl Br और I है। तो यहाँ पर हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और आपको मैंने कहा था जब ऐसा मॉलिक्यूल आए और इस मॉलिक्यूल में पहचानना हो कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल है, तो वहां पहचानने का तरीका है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तो न्यूक्लियोफाइल है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका? X, और X न्यूक्लियोफाइल है तो X को हटाएगा, और X को हटाएगा तो ये बनेगा RNU माइनस और प्लस X माइनस। अब आप देखिए इस रिएक्शन में, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया X बराबर FCl Br और I, ये तो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसे तो कहते हैं हम सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट, और इसे ही कहते हैं रिएक्टेंट। क्लियर? तो ये तो अपन ने कह दिया सबस्ट्रेट। ये क्या कर रहा है? इस पर अटैक कर रहा है, भाई अटैक कर रहे हैं ना। और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर अटैक करता है उसे कहते हैं अपन अटैकिंग स्पेसीज, जो क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल है। और अटैकिंग स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल है, सो इट इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये यहाँ पे हट रहा है, भाई रिमूव हो रहा है ना, और जो रिमूव हो रहा है उसे कहते हैं लीविंग ग्रुप। ऐसे लिखते हैं लीविंग। क्लियर? लीविंग ग्रुप मतलब हटने वाला समूह है। क्लियर है? और ये जो बना ये कहलाएगा आपका प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? ये प्रोडक्ट। तो ये कहलाती है पूरी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक। तो जो हटने वाला ग्रुप है उस पर भी क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना भाई, और जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसको तो न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो अटैक करने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है और हटने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है, सो इट इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन 2 टाइप की मैकेनिज्म से होती है। पहली होती है SN1, दूसरी होती है SN2। SNI अपन बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने कहा इट अकर्स बाय 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। पहली होती है SN1 मैकेनिज्म कह लो या रिएक्शन कह लो,
और सेकंड होती है SN2 मैकेनिज्म। ओके, और लास्ट ईयर, इस साल नहीं, 2020 में नहीं, 2019 में तो ये क्वेश्चन ही आया था राजस्थान बोर्ड में भी, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो ये राजस्थान बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरह से, चैप्टर नंबर 10 का। क्लियर? तो ये नहीं सोचे सर चैप्टर नंबर 10 तो चालू करा ही नहीं आपने और आप बोलते जा रहे हो। मैंने आपको बोला रिएक्शन मैकेनिज्म सारे चैप्टर का टॉपिक्स है, ये मिक्स चल रहा है, और जो टॉपिक अपन यहाँ पढ़ा देंगे उन चैप्टर्स में नहीं पढ़ाएंगे, केवल समझाएंगे और रिवाइज करेंगे। अगर ऑनलाइन चलता रहा एजुकेशन, क्लास नहीं चली, तब तो यही वीडियो आपको रिपीट डाल देंगे, और चल गई तो आपको अलग से समझा देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिएगा, अपन अब बात करें SN1 मैकेनिज्म की कि कैसे होती है SN1 मैकेनिज्म। ओके, तो SN1 मैकेनिज्म का मतलब क्या है? अपन यहाँ पहला देखते हैं SN1 मैकेनिज्म। तो पहली मैकेनिज्म है SN1 मैकेनिज्म। अब ढंग से समझिएगा, अब चीजें बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई। अब इनमें दो ही चीजें, यदि समझ में आ गया तो आप सॉल्व करोगे, और नहीं आया तो रटोगे। दो ही कंसेप्ट है, और नहीं आया तो आप पूछिए, बहुत अच्छा तरीका है। और नहीं पूछ सकते, आपको शर्म आती है तो कतई मत पूछिए, घर पे बैठे रहिए, मुंह में दही जमा के मस्ती से, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? तो पूछना तो पड़ेगा। देखो, और आपकी क्लासें आप चाहें केमिस्ट्री ऑर्गेनिक डायरेक्ट यहाँ पढ़ना अकेडमी में आके, तो आप 4 बजे यहाँ आ सकते हैं शाम को, ठीक है, डेली। क्लियर? तो आप यहाँ देखें, अब ये मेरे को पता पड़ जाएगा कल कौन कौन आ रहा है। जिसने वीडियो देखा होगा वो पता पड़ जाएगा, जिसने देखा वो कल पहुंच जाएगा, जिसने नहीं देखा वो नहीं पहुंचेगा। और आप जब भी यहाँ आए तो पहले आप अपने घर वालों से परमिशन ले लें कि हम जाएं या नहीं जाए। अगर वो मना कर दें तो कत्ते नहीं आए, और हाँ कर दें तो तुरंत आ जाए। ठीक, 4 मतलब 4। तो अपन बात करें यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म, इसका नाम है, 1 को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। इस 1 का मीन तो क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कहलाती है आपके, इसका पूरा नाम है SN1 मैकेनिज्म का यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कहीं पे भी नहीं पूछेगा आपसे। आपको डायरेक्ट ही SN1 याद करना है। क्या याद करना है? डायरेक्ट ही SN1। अब सबसे पहली चीज क्या है, ये मैकेनिज्म जो है एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है। कितनी स्टेप मैकेनिज्म है? 2 स्टेप, मतलब ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप जो आता है इसका, उस फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जो CH बॉन्ड होता है, उस CH बॉन्ड का इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। अब आप देखना, हमने जितनी सारी चीजें पढ़ी वो सारी कैसे काम आती है यहाँ पर। पहले स्टेप में क्या होगा, CH बॉन्ड का इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा और कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्ब कैटायन बन रहा है एज ए इंटरमीडिएट। इसका मतलब इस रिएक्शन में आपको थोड़ी देर रुकना है और देखना है रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा, और होने के बाद फिर सेकंड स्टेप करने से पहले आप रीअरेंजमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर सेकंड स्टेप यूज करेंगे। आप देखिएगा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड। तो इस स्टेप में क्या होता है, जो आपका CH बॉन्ड है, हेलोजन वाला बॉन्ड था RH वाला, उस RH बॉन्ड में R मतलब C होता है, मैंने ये RH मान लिया, ये आपका R हो गया पूरा ग्रुप, और ये X ही है। क्लियर? X मतलब ClBr, I और F होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब जानते हो आप, जब बॉन्ड टूट रहा हो और उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना होकर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पर चले जाएं, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही एटम पर चले गए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है X, और जब ये यहाँ चले गए तो ये क्या बन गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया,
और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कहलाता है आपके कार्ब कैटायन। तो इंटरमीडिएट क्या बना, कार्ब कैटायन। आपने कहा डेफिनेशन क्या थी इंटरमीडिएट की, सच स्पीसीज विच ऑब्टेन बाय द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटा, टूटते ही बन गया। क्लियर है? तो ये कहलाता है कार्ब कैटायन, और कार्ब कैटायन साथ में क्या निकला, X माइनस, जो आपका लीविंग ग्रुप था। क्लियर, हटने वाला समूह था। तो ये पहला स्टेप हो गया जिसका नाम क्या था, हेट्रोलेटिक क्लेवेज ऑफ CH बॉन्ड। क्लियर, तो यहाँ पर ये बॉन्ड का क्लेवेज हुआ और क्या बना आपके कार्ब कैटायन। और ये इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना बॉन्ड का ब्रेक होना स्लो प्रोसेस होता है, तो ये एक स्लो स्टेप है। क्लियर, फिर आता है मैकेनिज्म का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे क्या होगा, ये जो कार्ब कैटायन है, इस कार्ब कैटायन पर अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर, अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर कौन अटैक कर रहा है, नेगेटिव अटैक कर रहा है, और पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो ये दोनों चार्ज है, और जब चार्ज पास पास आएंगे तो वो फास्टली अटैक करेंगे ना भाई, और फास्टली अटैक करेंगे तो ये स्टेप होगा आपका फास्ट, और ये फास्ट होगा तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा, NU, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। क्लियर, ये है SN1 मैकेनिज्म, इतनी सी मैकेनिज्म। क्लियर, तो इसमें क्या होता है, ये दो स्टेप में हुई। पहला स्टेप में हेट्रोलेटिक क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड हुआ, जिसमें CH बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ कार्ब कैटायन क्या है आपका, इंटरमीडिएट। ओके, और यहाँ पर फिर सेकेंड स्टेप में इस कार्ब कैटायन पर अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ये क्या है आपके, अटैकिंग स्पीसीज, इसका अटैक होगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर देखो, आपको मान लो ये मैकेनिज्म दे रखी है, अब आप आ जाइए केमिकल काइनेटिक्स में। अपन इसकी काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्लियर है, केमिकल काइनेटिक्स में आप जानते हैं आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म दे रखी है। अब दिमाग को खोल के रखिएगा क्योंकि चीजें अब सब सिंपल नहीं है, अब चीजें पूरी यूज होंगी और ढंग से यूज होंगी, और जितना शानदार आप पढ़ोगे, इनको पढ़ते समय आप आंखों का यूज नहीं करें, पेन का यूज करें। क्यों, अगर आपने कहा सोचा कि ये यहाँ जा रहा है, बस ये टूट गया, ये बन गया, और ये यहाँ अटैक कर देगा, ये बन गया, तो ये याद नहीं होगी। इनको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर, समझ समझ के प्रैक्टिस करिएगा तब तो याद हो। अब देखिए आप यहाँ पर अपन आते हैं अब केमिकल काइनेटिक्स में। तो यहाँ पर अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूं तो आप जानते हैं यहाँ ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, इसकी मैकेनिज्म में दो स्टेप है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म लिखी मैंने, इसमें एक स्टेप स्लो है और एक स्टेप फास्ट है। और हम कहते हैं वहां पर, हमने कहा कि जो स्टेप स्लो होता है वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। क्या कहलाता है वो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये स्लो स्टेप है, तो ये आपका जो है वो RDS है। क्या है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्लियर, वेग निर्धारक पद है। और जब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यही स्टेप ये करेगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो केवल इस पर डिपेंड करती है। तो यदि मैं यहाँ पर रेट देखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस स्टेप में यूज होने वाले रिएक्टेंट स्पीसीज के। तो रिएक्टेंट केवल RX यूज हो रहा है ना इसमें, भाई इसका मतलब RX ही तो है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन केवल किस पर डिपेंड करती है, RX की कंसंट्रेशन पर। और कुछ है क्या, नहीं है, और नहीं है तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है अपन इसको यूं लिख दें, बराबर K × RX। क्लियर, तो यदि मुझसे कोई पूछे कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, क्लियर है, तो अगर मुझसे कोई पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें अपन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रेट लॉ में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की मोलर कंसंट्रेशन का की जो पावर्स होती है, उन पावर्स का सम कहलाता है आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पावर कितनी है इसकी, एक है और एक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक है। और जब इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक है तो इसका नाम क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपके।
कोई प्रॉब्लम है? तो भाई यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों है एक? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्लो स्टेप जो है उसमें केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ ऑर्डर कितनी है इसकी? 1 आएगी। अब आप देखिएगा SN1 रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन में कहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं हो रहा। हो रहा है क्या? केवल RX यूज हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। इसका मतलब SN1 रिएक्शन की रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर वहां पर कोई क्वेश्चन आएगा, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डबल ट्रिपल एंड डिक्रीज द न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन हाफ एंड 1/4, then what is the effect on rate of SN1 reaction? Then your answer is always no effect. कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। क्यों? इफेक्ट तो तब पड़ता जब यहाँ यूज होती न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। तो SN1 रिएक्शन जो है उसकी रेट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो क्लियर है? SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप में CH बॉन्ड का इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है और कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्ब कैटायन पर और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप फास्ट होता है। जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा, वेग निर्धारक पद कहलाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल इस पर डिपेंड करती है, और ये क्या है? RX है। तो RX की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, और जब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन केवल रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की 1 पावर पर डिपेंड करती है, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1। और यहाँ पर रेट जो है आपके, इसमें रेट का जो फॉर्मूला आ रहा है आपके, वो रेट बराबर क्या आ रहा है? रेट बराबर आ रहा है K × RX। मतलब न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को लिख दूं तो 0 आएगा ना भाई। क्लियर? तो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, और जब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती तो आप न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन कितना भी चेंज करिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये है SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। क्लियर? अब इसमें देखिए हम क्या बात करेंगे। इसमें अब बात करते हैं अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री की, है ना। सारे चैप्टर को यूज करेंगे अपन, क्योंकि अब रिएक्शन चालू हो गई, खोपड़ी घूमना चालू हो जाएगी, आप ये हो क्या रहा है, और तुम्हें गाना गाओगे क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। लेकिन ढंग से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा क्या हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे सिंपल तो आ गया, आपको ये पता पड़ गया। देखो पहली चीज पता करना है कितने स्टेप में होती है रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन को पढ़ने का तरीका है, कितने स्टेप में हुई, किस स्टेप में क्या हो रहा है, हर स्टेप का नाम आना चाहिए आप। क्लियर? और फिर इंटरमीडिएट क्या बनता है और अटैकिंग स्पीसीज कौन है, तब जाके यहाँ प्रोडक्ट बना सकते हो। कि आपको ये पता होना चाहिए अटैक कौन करेगा, और जब अटैक करने वाले की नेचर पता होगी तो कहाँ अटैक करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर करेगा। तो अपन फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ढूंढेंगे कहाँ पर है, उसको ढूंढ के उस पर अटैक करा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे फिर ये टेंशन नहीं था कौन सा बनेगा। आपने 10th तक तो जो रिएक्शंस पढ़ी उनमें तो रटना था सब कुछ, यहाँ रटना नहीं है, समझना है सब कुछ। अब देखें अपन कितना टाइम हो गया, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं अब, क्योंकि ये अभी आता ही है SN1। तो अपन यहाँ पे बात करें, ये तो कंप्लीट हो गया आपके SN1 रिएक्शन की सिंपल मैकेनिज्म। अब अपन बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। ये देखो कंपटीशन में तो तुमको डायरेक्टली सीखना है कि भाई किसका क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर बनेगा या डायस्ट्रोमर बनेगा या एनेंशियोमर बनेगा, क्या बनेगा। ये तो अपन को कंपटीशन में डायरेक्ट जेईई में और नीट में तो डायरेक्ट यही पूछेगा ऑप्टिकली एक्टिव बनना है या इनएक्टिव बनना है। क्लियर? लेकिन राजस्थान बोर्ड में तो थ्योरी में पूछेगा कि भाई एक्सप्लेन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन या स्टीरियोमेरिज्म ऑफ द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन आपने पढ़ी तो स्टीरियो में तो क्या है, आपको देखना है कि भाई मॉलिक्यूल कैसा बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। तो आपने यहाँ ये रिएक्शन पढ़ी, तो इस रिएक्शन में आप किसको पकड़ेंगे? इंटरमीडिएट, तो वही तो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है? कार्ब कैटायन। कौन है? कार्ब कैटायन। तो यहाँ इंटरमीडिएट जो है वो कार्ब कैटायन है। अब मेरा आंसर तो मुझे आ गया कि सर इंटरमीडिएट जो है वो कार्ब कैटायन है।
अब बेटा जी वो कार्ब कैटायन की ज्योमेट्री कैसी होती है? sp2 हाइब्रिड होता है और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में होता है। और प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब ये ऐसे है, कागज के प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, तो ये यूं ही तो रखा हुआ है। और जब ये यूं रखा हुआ है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी जुड़ सकता है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी जुड़ सकता है। मतलब वो न्यूक्लियोफाइल इस बोर्ड पे आगे से भी अटैक कर सकता है और बोर्ड के पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर देखो, तो 50% चांस तो ये इस साइड से अटैक के हैं और 50% चांस इस साइड से अटैक के हैं। ये ऐसे नहीं करा रहे अपन अटैक, ये अटैक ये पेपर में रखा हुआ तो एक आगे से कर रहा है और एक पीछे से कर रहा है। तो यहाँ पर जब बनेगा तो ये एक बार तो इस साइड में जुड़ेगा, क्लियर, और एक बार जो है ये इस साइड में जुड़ेगा, क्लियर। और जब दोनों साइड में जुड़ गया तो देखो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो 50% डी है तो 50% एल है, और 50% डी और 50% एल है, तो यहाँ बनेगा रैसेमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? रैसेमिक मिक्सचर। एक डी बनेगा और एक एल बनेगा, रैसेमिक मिक्सचर बनेगा। और जब रैसेमिक मिक्सचर बनेगा तो आप बताएंगे रैसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है इनएक्टिव होता है। अब पता पड़ेगा तुमने कितनी पढ़ाई करी है। रैसेमिक मिक्सचर अभी आपके चैप्टर नंबर 10 चालू हो गया 12th क्लास का, आप प्रॉपर वे में पढ़ते जाइएगा। रैसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है इनएक्टिव होता है? इनएक्टिव होता है, पढ़िएगा दोबारा घर जाके, क्लियर। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब आपको याद आएगा ये पहला चैप्टर था, बहुत दिन पहले पढ़ा अपन ने, इनएक्टिव, क्लियर। और ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब रैसेमिक मिक्सचर है, 50% एल है तो एक माइनस में घुमाएगा और जितना माइनस में घुमाएगा उतना ही डी उसको प्लस में घुमाएगा और टोटल रोटेशन 0 आएगा, क्लियर। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड था वो तो ऑप्टिकली एक्टिव था और प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हुआ? ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑब्टेन हुआ और रैसेमिक मिक्सचर बना। और आपने वहां पे पढ़ा था डेफिनेशन कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को जब रैसेमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं देन दिस प्रोसेस इज नॉन एज रैसेमाइजेशन। क्या कहलाता है वो प्रोसेस? रैसेमाइजेशन कहलाता है। तो ये कहलाएगा आपके रैसेमाइजेशन। और आपने इसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ द ऑप्टिकल रिजोल्यूशन ऑफ द रैसेमिक मिक्सचर। इसमें 4 मेथड पढ़े थे आपने। पहला बायोलॉजिकल में, एक तो था मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड और एक और था, क्लियर। तो 4 मेथड, क्लियर है। तो आप ये देखिएगा, तो यहाँ पे आप तो इतना देख लें कि ये तो समझ में आ गया ना भाई क्या बन रहा है। SN1 रिएक्शन में रैसेमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है, आप इतना सा ध्यान रख लें। तो आप क्या कहेंगे? सो racemic mixture is obtained in SN1 reaction। मतलब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन ये तभी देना है ऑप्टिकली इनएक्टिव जब आपके जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कायरल हो तो ही बनेगा ये। अगर कायरल नहीं है तो ये नहीं बनेगा, क्लियर है। अगर वो भाई रिएक्टेंट ही ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव में कन्वर्ट नहीं होगा, क्लियर है। वो तो ऑलरेडी ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो बनने वाले भी ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाएगा। लेकिन अगर वहां ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट जो होगा वो रैसेमिक मिक्सचर बनेगा। कैसे? इधर देखो, जैसे अपन यहाँ पे मान लो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो क्लियर है ना ये। तो यहाँ पे बस अपन को तो ये सीखना है कि भाई क्या हुआ, रैसेमाइजेशन होता है SN1 और रैसेमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है, क्लियर। जैसे आपको मान लो यहाँ पे ये ले लिया CH3 C2H5 Cl और H, क्लियर। ये एक रिएक्टेंट ले लिया, इसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन, क्लियर। भाई 2 पे क्लोरो जुड़ रहा है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन है। ये कौन सा है? इसको 1 दे दिया, RS नोमेनक्लेचर देंगे 2 3 सब काम आएंगे अब, और 4, क्लियर है। तो ये 1 से 2 2 से 3 4 इधर है तो उल्टा करेंगे S मतलब L फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? L फॉर्म। S को L कहा था अपन ने और
R को D कहा था, क्लियर। अब यहाँ पे मान लो न्यूक्लियोफाइल इसने लिया CN- और यहाँ लिख दिया उसने SN1, नहीं लिखता है तो फिर अपन जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो SN1 SN2 पढ़ लेंगे, उसका फाइनल पढ़ेंगे कौन सी रिएक्शन देगा, ये 1 देगा या 2 देगा, क्लियर है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हमने मान लिया SN1 रिएक्शन दे रहा है, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्लियर। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट आएगा ना, तो वहाँ लिखा आएगा रैसेमिक मिक्सचर, ऑप्टिकली एक्टिव, ओनली D आइसोमर, ओनली L आइसोमर, नन ऑफ दीज, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखो ये रैसेमिक मिक्सचर बनता है, तो ये दो साइड से जुड़ेगा, एक बार तो बोर्ड के सामने से अटैक करेगा, तो जिधर से क्लोरीन जुड़ रहा है उधर से जुड़ेगा, और एक बार क्लोरीन के अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ेगा, तो ये ऐसे जुड़ेगा, देखो CH3 और C2H5, क्लोरीन तो लिविंग स्पीसीज है, हटने वाला ग्रुप है, तो ये तो हटेगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ा आपके CN, एक बार इधर से जुड़ेगा तो इधर से जुड़ने का मतलब नहीं हाइड्रोजन हटेगा, हटने वाला ग्रुप तो क्लोरीन ही है, और क्लोरीन हटता है जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो प्लेनर में आ जाएगा ना भाई, प्लेनर में आएगा तो एक बार यूं जुड़ेगा और एक बार यूं जुड़ेगा, तो H को नहीं हटाया उसने, H तो इधर रह गया, यहाँ दिख रहा है अपन को किधर से जुड़ा, क्योंकि अपन ने मॉलिक्यूल बना रखा है, कार्बोकेटाइन नहीं बनाया बीच में अभी, क्लियर, क्योंकि इंटरमीडिएट रिएक्शन में थोड़ी बनाएंगे, वो तो मैकेनिज्म देंगे तब देंगे। तो यहाँ पे एक बार इधर से जुड़ेगा CN और CH3 और H और C2H5, क्लियर। तो यदि ये L आइसोमर है, L फॉर्म है, तो ये D फॉर्म है, और जब ये दोनों ही बन रही हैं तो ये क्या कहलाएगा आपके रैसेमिक मिक्सचर। तो जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्या होगा प्रोडक्ट, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पहले वाला आया कि नहीं आया, ये है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN1 रिएक्शन। तो ये जब आपको ऐसे दे दे, स्टीरियो की फॉर्म में दिया, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे दिया आपको, ये कौन सा फॉर्मूला दे दिया, फिशर, और प्रोडक्ट में भी आपको स्टीरियो यूज कर रहा है, अपने आप दिख जाएगा प्रोडक्ट में स्टीरियो यूज करेगा, तो जैसे ही वो स्टीरियो को लाएगा प्रोडक्ट में, तो उसका रिप्रेजेंटेशन या तो फिशर होगा या बेस डैश होगा, दोनों रिप्रेजेंटेशन होंगे, या तो फिशर होगा या बेस डैश होगा। और जब अगर फिशर और बेस डैश रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि हमको स्टीरियो को इंक्लूड करते हुए रिएक्शन चलनी है, और रिएक्शन में स्टीरियो लगानी सीखनी है, तो ये नहीं सीखोगे तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, और स्टीरियो लगाने के लिए पहले स्टीरियो पढ़नी है, क्लियर है। तो आप दोबारा जाके जो मैंने शुरू में पढ़ाया था स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसको ढंग से देखें ताकि ये चीजें समझ में आए, क्योंकि मैकेनिज्म में हर जगह पे स्टीरियो काम आएगी, और स्टीरियो काम आएगी तो अपन को कम से कम एनेंशियोमर, डायस्ट्रियोमर, इनके बारे में तो पता होना चाहिए, एनेंशियोमर, डायस्ट्रियोमर, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियर है। तो क्या बना आपके रैसेमिक मिक्सचर, तो कंफ्यूजन, चलो बहुत है।